नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी में केंद्र सरकार। 24 घंटे में एनएसए। अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से दूसरी बार की मुलाकात। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई मुलाकात। देश के 244 जगह कल मॉक ड्रिल। युद्ध के दौरान बचाव के तरीके बताए जाएंगे। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट मॉक ड्रिल के लिए तैयार। पंजाब के जंगलों में आतंकियों का छिपाया विस्फोट पकड़ा गया है। आपको बता दें आरपीजी, आईईडी, वायरलेस सेट, ग्रेनेड मिले। वक्फ संपत्ति अनियमितता मामले में 9 जगहों पर ईडी की छापेमारी। ईडी के निशाने पर वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारियों और संबंधित निजी बस्तियों की परिषद। जातिगत जनगणना पर मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी को चिट्ठी। सर्वे में तेलंगाना मॉडल को अपनाने की मांग। 3 सुझाव दिए। एमपी में ओले गिरने की चेतावनी। यूपी समेत 27 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हम बात कर रहे हैं योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज राजधानी लखनऊ में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य विकास योजनाओं, निवेश, अधोसंरचना और कल्याणकारी नीतियों से जुड़े अहम फैसले पर लंबी चर्चा की गई। राज्य कर्मचारियों से जुड़ी ट्रांसफर नीति 2025-26 का कैबिनेट से अनुमोदन हुआ। 15 जून तक अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल वाली पॉलिसी लागू की जाएगी। तबादला सत्र के दौरान 10% कर्मचारियों के तबादले होंगे। अडानी पावर से 5.38 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद की जाएगी। पावर कॉरपोरेशन 1500 मेगावाट बिजली खरीद करेगा। कैबिनेट बैठक में स्मार्ट पार्किंग का प्रस्ताव पास किया गया है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्मार्ट पार्किंग बनाई जाएगी। कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों की बैठक लेंगे और दलित संवाद के बारे में उनको मंत्र देंगे। इसके साथ ही पिछड़ों को पार्टी की मूल नीयत के बारे में जानकारी देने हेतु मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं। तो 11 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट में मुहर लगी है। राज्य कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 को मंजूरी मिली। इसके अलावा अडानी पावर से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने के फैसले पर मुहर लगी। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। यूपी कैबिनेट की बैठक में आज 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस मौके पर परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और चिन्हित जमीन पर बस अड्डों को बनाया जाएगा, जिसके लिए 2 एकड़ जमीन जरूरी है। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह से के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश की आज बैठक हुई है। बैठक में जो परिवहन विभाग की तरफ से निजी बस अड्डों को मंजूरी मिली है। सर, आज जो है कैबिनेट में आपके भी विभाग से जो है मंजूरी मिली है। देखिए, महत्वपूर्ण बिल था और दुर्घटना का कारण बनते थे। जो बसें सड़क पर किनारे खड़ी होती थी या जाम की समस्या होती थी, उनको हम लोग बार बार जब उन पर कार्रवाई करते थे तो उनको खड़ी करने की जगह नहीं थी। अब हम लोगों ने जो नई नीति बनाई है उसमें अब प्राइवेट बस अड्डा भी अब निर्माण हो सकता है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जिसमें पुलिस अधीक्षक, पीडब्ल्यूडी और नगर विकास और हमारे आरटीओ विभाग के लोग होंगे और इसको 10 साल के लिए हम लोग बस अड्डा बनाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो 20 साल के लिए उसको रिन्यूअल करेंगे। और एक जगह पर कम से कम 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए, प्राइवेट यदि कोई लेता है तो। और एक व्यक्ति को एक जिले में 2 मिल सकता है, एक रूट में एक मिल सकता है। पूरे प्रदेश का कोई कंपनी करना चाहेगी तो एक व्यक्ति को 10 से ज़्यादा नहीं प्राप्त होगी। इस तरह का हम लोगों ने किया। इससे दुर्घटनाएं रुकेंगी और जो जाम की समस्या है उससे भी मुक्ति मिलेगी। ये जो बस अड्डा बनेगा, ये जो है सरकार जमीन मुहैया करवाएगी। देखिए, सरकार भी करेगी और प्राइवेट भी। कोई व्यक्ति लीज पर लेकर के अपने निजी भूमि पर भी करना चाहेगा तो उसका जो फॉर्मेलिटी है, जो नगर विकास और उससे एनओसी लेकर के उस पर वो कर सकता है। 10 साल के लिए पहली बार देंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो उसको और एक्सटेंशन करके 20 साल तक करेंगे। तो हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह थे, जिन्होंने बताया कि ये जो निजीकरण के तहत जो बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा, ये सरकार भी जमीन उपलब्ध करे और निजी लोग भी जो इसको लेना चाहते हैं वो भी
इसमें सहभागिता दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में नगर विकास ऊर्जा विभाग के 2 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 1500 मेगावाट बिजली खरीद और नगर निगम के पीपीपी मॉडल पर पार्किंग व्यवस्था को मंजूरी मिली है। इस मौके पर के न्यूज संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री के शर्मा से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आज 11 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें 2 प्रस्ताव महत्वपूर्ण पास हुए हैं, जैसे नगर विकास और ऊर्जा के लेकर। सर, नगर विकास और ऊर्जा के 2 प्रस्ताव आज कैबिनेट में पास हुए, क्या है? ऊर्जा में उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पिछले सालों में जो हमारी एकदम से डिमांड बढ़ी है और आने वाले दिनों में भी जो डिमांड बढ़ने की संभावना है, उसके मद्देनज़र हमने पिछले सालों में कई पावर प्लांट कार्यान्वित करने का हमने प्रयास किया है, कार्यान्वित किया भी है। अपने जो वर्तमान में पावर प्लांट हैं उनको ज़्यादा पीएलएफ से चलाने का भी काम हम कर रहे हैं। नए पावर प्लांट को स्थापित करके उनसे भी उत्पादन का हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल आपने देखा होगा उसी कड़ी में एनटीपीसी के साथ हमने 3 करार किए हैं, जिसमें अनपरा में 1600 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए हमने एनटीपीसी से करार किया। ओबरा में लगाने के लिए 1600 मेगावाट का दूसरा एनटीपीसी के साथ करार किया और मेजा में एक तीसरे प्लांट के लिए हमने करार किया है एनटीपीसी के साथ। उसी कड़ी में आज हमने मंत्रिपरिषद के समक्ष यह भी प्रस्ताव रखा था कि 1600 मेगावाट का प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाकर अगर कोई पार्टी हमें उसमें से 1500 मेगावाट प्लांट बिजली देना चाहती है तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसको हम कोयला देने के लिए सक्षम हो चुके हैं। भारत के कोयला मंत्रालय ने हमको कोयला दिया है और उसमें बिडिंग हुई। बिडिंग में जो रेट आया है, जो सबसे कम रेट आया है, अभी तक का सबसे बेहतर, सबसे किफ़ायती बिजली खरीदने का आज रेट लेकर के हम माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष गए थे और उसको माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रिपरिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक सर नगर निगमों में आप जानते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के दृष्टिगत, बढ़ते हुए व्हीकल डेंसिटी के मद्देनज़र पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। आप जब भी घर से निकलते हैं पार्किंग, चलने की जगह पे पार्किंग होती हुई दिखती है, जहाँ तहाँ लोग पार्किंग कर देते हैं। उसको नियमित करने के लिए, उसको वैज्ञानिक बनाने के लिए और उसमें टेक्नोलॉजी आधारित और बेहतरी लाने के लिए हमने एक प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था कि पार्किंग नियमावली हम बनाएंगे। इस पार्किंग नियमावली का विचार करने के साथ साथ हमने इसको पब्लिक डोमेन में भी डाला था, लोगों के सुझाव भी हमने लिए थे और उसके तहत बहुत सारे सुझाव आए थे। उसको आखिरीकरण करते हुए एक नियमावली बना करके हमने नगर निगमों के लिए हमने रखा था। आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको मंजूरी दिया है। उसके मुख्य भाग ये हैं कि हर नगर निगम में चिन्हित जगहों पे, जो नगर निगम चिन्हित करेगा, उन जगहों पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हम पार्किंग के स्थानों का विकास करेंगे, जिसमें जो आमदनी होगी वो प्राइवेट पार्टी नगर निगम के साथ साझा करेगी, उसको शेयर करेगी और उसको एडवर्टीजमेंट लगाने का, टेक्नोलॉजी आधारित अन्य व्यवस्थाएं करने का सारी अधिकार उस प्राइवेट पार्टी को होगा। उसमें से उसको इनकम होगी और साथ ही नगर निगम को भी वो इनकम उसके कुछ भाग प्राप्त होंगे। तो हमारे साथ नगर विकास और ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी थे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। तो 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट में मोहर लगी है। नई ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। अधिकारी कर्मचारियों के 15 जून तक ट्रांसफर होंगे। आज से लेकर 15 जून तक यूपी में तबादले हो सकेंगे। जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल वाली पॉलिसी लागू होगी। तो इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और कई इसमें 11 प्रस्तावों में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, प्रस्ताव पर मुहर लगी है। क्या कुछ निकल कर आया है इस कैबिनेट मीटिंग में, और 11 जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं वो उससे प्रदेश की तस्वीर कैसे बदल सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो आज यूपी की कैबिनेट बैठक हुई है और जो योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें 11 प्रस्ताव आए थे और 11 प्रस्तावों पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने मुहर लगाई कि इन सभी प्रस्तावों को पास किया जाए, क्योंकि जो जनहित के लिए हैं उसमें कहीं भी देरी न होने पाए। सबसे महत्वपूर्ण जैसे प्रस्ताव देखिए, जो निजीकरण के तहत जो बस अड्डों को देखिए, जो एक्सीडेंट सड़कों पे बसें खड़ी होती थी उसके लिए एक पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और निजीकरण के तौर पे जैसे पीपीपी मॉडल पे किया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसको जो है वो बस अड्डे को बना सकता है और उसको जो है टेंडर ले सकता है। उसमें उसके लिए जरूरी है कि 2 एकड़ जमीन हो और हाँ, बस अड्डे से जिस बस अड्डे के पास हो वो शहरी क्षेत्र से जो है 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए। इतनी ही दूर पे बस अड्डे बनाए जाएंगे। वहीं ये परिवहन विभाग था, वहीं नगर विकास की तरफ से जो पार्किंग की व्यवस्था की गई कि जो अवैध पार्किंग चल रही है हर जगह, देखिए कहीं न कहीं जिलों में कहीं ऐसे कुछ दबंग हैं जो अपनी तरफ से पार्किंग चला के वहां पर अवैध वसूली करते हैं। उनको रोकने के लिए ये भी तय किया कि पीपीपी मॉडल पे ऐसी व्यवस्था किया जाए कि नगर निगम से संपर्क करके वहां पे नगर निगम खुद जो है जगह को चिन्हित करे और वहां पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे जो लोगों को असुविधा होती है, चाहे वो जो स्थानीय स्तर पे चाहे वो गुंडे हो या चाहे कोई भी हो, उससे निजात मिलेगी कि जिसके पास जमीन होगी पीपी मॉडल पे जो टेंडर लेगा वो कम से कम नगर निगम के माध्यम से संपर्क करके ये पार्किंग की व्यवस्था करेगा। उसमें जो वसूली होगी वो नगर निगम को साझा करेगा और खुद जो है उसको भी उसमें वसूली में जो नगर निगम की पार्किंग से पैसा आएगा उसको भी मिलेगा। वहीं अगर बात करें बिजली विभाग की, बिजली विभाग से देखिए 1500 मेगावाट बिजली खरीदने की बात चल रही थी। यूपी सरकार खरीदी क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ रही है, बिजली की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए तय हुआ कि 1500 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए ये मंजूरी दी जाए। तो यूपी सरकार ने आज उस पर मंजूरी लगा दी है, जिसमें पिछले वर्ष की तरह जैसे इन्होंने मुख्यमंत्री AK शर्मा ने बताया कि हमने एनटीपीसी से जो करार किया था और अनपरा, ओबरा और मेजा के जो प्लांट से हमें जो बिजली मिल रही थी, उसी तरह हमने एक और भी किया है कि हमें अतिरिक्त अगर बिजली की जरूरत पड़े कम से कम ऐसे प्लांट हो, लेकिन वो प्लांट उत्तर प्रदेश में आके लगे और जिससे हम 1500 मेगावाट बिजली खरीद सकेंगे। जिसमें जो बीट पड़ी उसमें अडानी ग्रुप को सबसे सस्ता बता रहे हैं कि सस्ता जो है रेट पड़ा, जिसमें 5 रुपये 38 पैसे में सरकार बिजली उनसे खरीदेगी। बाकी उसके बाद पब्लिक में जो रेट तय होगा, सरचार्ज क्या होगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं जो सरकारी कर्मचारी और अफसरों के ट्रांसफर नीति 2025-26 को उसको मंजूरी मिल गई है। इसमें नियम पुराने की तरह रखा गया, जैसे पिछले साल था। पिक एंड चूज का मामला इस बार खत्म कर दिया गया है। हाँ, 3 साल जिले में रहने वाले अफसर और कर्मचारियों का तबादला होगा और वहीं मंडल में 7 साल जो पूरा कर चुके हैं उनका तबादला किया जाएगा। इसमें जैसे जो समूह का ख के हैं उनके जो है 20% ट्रांसफर किए जाएंगे अफसरों के, और जो ग और घ समूह के हैं ये 10% कर्मचारियों को ट्रांसफर, इस ट्रांसफर तबादला नीति में किया जाएगा। 15 जून तक, आज से लागू हो गया है, 15 जून तक ये तबादला नीति लागू रहेगी। वहीं सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश जो वैश्विक क्षमता केंद्र 2024 है, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश में जो इंजीनियर हैं, जो कोर्स किए हैं, टेक्निकल एजुकेटेड जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनके लिए एक बड़ा जो है रोजगार को उपलब्ध होगा। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल जो सेंटर है, जो कॉल सेंटर तमाम देखिए IT हब जो चाहे NCR जोन में नोएडा में है, उसके लिए एक मंजूरी मिली है कि अब उत्तर प्रदेश में और भी जो महानगर हैं, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, प्रयागराज और वाराणसी है, ऐसे जगहों पे भी ऐसे अब सेंटर खोले जाएंगे जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं, चाहे वो विश्व स्तर पे हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या प्रदेश। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, अगर बात की जाए इन अहम प्रस्ताव में, तो जो स्मार्ट पार्किंग की जो नीति पर बात चल रही है, जो PPP मॉडल पर ये स्मार्ट पार्किंग बनाए जाएंगे, ये कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला है, क्योंकि लगातार ये समस्या आ रही थी। प्राइवेट जो बसें हैं, प्राइवेट जो वाहन है, वो सड़कों पर खड़े हो जाया करते थे। ये सुरक्षा के लिए भी खतरा थे, लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहे थे। दूसरी तरफ भीषण गर्मी में जिस तरीके से पावर की, विद्युत की जरूरत पड़ रही है, तो अडानी पावर से जिस तरीके से बिजली लेने का ये फैसला लिया गया है, तो निश्चित रूप से प्रदेशवासियों को अब बिजली के लिए राहत मिलेगी, उनको सुलभ बिजली भी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही ये जो बड़ा फैसला स्मार्ट पार्किंग का लिया गया है, ये कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों के लिए बेहतर फैसला है। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए आप पार्किंग की जो व्यवस्था है, आप देखिए कहीं ना कहीं चाहे वो सरकारी प्रतिष्ठान हो या निजी हो, वहाँ देखिए जो पार्किंग की व्यवस्था होती है, अगर नगर निगम जहाँ टेंडर उठाता है वहाँ चलिए नगर निगम साथ में है, लेकिन टेंडर लेने वाले वो प्राइवेट लोग ही हैं। इसी के तहत तय किया गया
कि जमीन ऐसी चिन्हित की जाए, नगर निगम ऐसी जगह चिन्हित करे, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे वो जो है जमीन के स्तर पे हो, उनके लिए व्यवस्था की जाए। अब देखिए स्मार्ट पार्किंग कर व्यवस्था जो करने की जो तैयारी चल रही, पीपीपी मॉडल पे इन्होंने कई ऐसे नियम और शर्तें रखे हैं, जैसे जो वाहन वहाँ खड़े होंगे उनको सबसे पहली बात कि वहाँ जो गाड़ी की सफाई और धुलाई है वो भी वहीं पार्किंग में हो जाएगी, हवा से लेके सब कुछ वहाँ उपलब्ध रहेगा। इसलिए पीपीपी मॉडल पे इन्होंने देने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि अभी रेट तय नहीं हुआ है, रेट पे सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा हो रहा है कि आखिर में इसका रेट क्या होगा, इस पे सबसे बड़ी चर्चा होगी। आने वाले समय में जब बिडिंग होगी तो भी पता चल जाएगा। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 11 प्रस्ताव, अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है और ये 11 प्रस्ताव काफ़ी अहम है क्योंकि स्मार्ट पार्किंग की नीति पर कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है। नई ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके अलावा अडानी पावर से बिजली खरीदने पर मुहर लगी है। अधिकारियों कर्मचारियों के 15 जून तक ट्रांसफर होंगे, जो कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए। तो फिलहाल खबर में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे सुरक्षा तैयारी लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग को लेकर तैयारियां शुरू कर चुका है। गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बैठक में इस बात की समीक्षा हुई कि लोगों को कैसे मॉक ड्रिल के लिए ट्रेनिंग देना है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर 7 मई को देश भर के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित होगी। 1971 के बाद यह पहली ऐसी ड्रिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 दिनों में तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात कर तैयारियों और संभावित एक्शन प्लान पर चर्चा की। पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैक आउट हो जाता है। कल यानी कि बुधवार को सायरन बजेगा और लोगों को हमले के वक्त छिपना होता है। लोगों को मॉक ड्रिल में ये सिखाया जाता है कि साथ ही लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का भी काम किया जाता है। एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति के लिए लोगों को तैयार करना होता है। आपात स्थिति के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मॉक ड्रिल काफी ज्यादा अहम मानी जाती है। वही एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति के लिए लोगों को तैयार करना ये भी मॉक ड्रिल के लिए जरूरी है। आपात स्थिति के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। तो कल देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई है और तैयारियों की समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों से रणनीति पर चर्चा की है। तो प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों से रणनीति पर चर्चा की है। पहलगाम हमले के बाद भारत बड़ी तैयारी कर रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में बचाव की किस तरीके की स्थिति होती है अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है, इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जो लखनऊ के सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन है अमिताभ मिश्रा जी, वो हमारे साथ है। सर, तैयारियां किस तरीके से होंगी? मॉक ड्रिल रेगुलर है हमारी, तो हमने आपको अभी बताया रेगुलर मॉक ड्रिल है। जो हम सिखा सकते हैं वो सिखाएंगे। कैसी आग में आपको क्या एक्ट करना है, अपनी लिमिटेशन में कैसे आपको न्यूट्रलाइज करना है। अगर बम का परसेप्शन होता है तो उस वक्त आपको कहाँ शेल्टर लेना, कहाँ पे आप सिक्योर कर सकते, कैसे बॉडी को आप ले डाउन करेंगे, किस तरीके से अपने को कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। आप लोगों का अभ्यास हो रहा है आज, कल जनता को आप आप भी गाड़ी चलाते हो तो बैटरी चार्ज करते हो ना, तो हम भी बैटरी कल के लिए चार्ज करते हैं। कितनी मुश्किल होगी सर लोगों को सिखाने के लिए अगर अटैक्स होते हैं? हम भी तो पब्लिक से हैं, हम कौन सा एक्सपर्ट है भैया। सिविल डिफेंस तो वॉलंटियर सर्विस है, हम लोग भी अपना अपना काम करते हैं फिर। लेकिन जब अब फौज का सिपाही उधर लड़ रहा है तो देश के अंदर हमारी जिम्मेदारी। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की मदद होगी आपके साथ? मदद है, तो हमारे डीएम साहब के निर्देश पे ये सारा काम हो रहा है। कितने लोग, लखनऊ में लाखों की आबादी है, तो आपको लगता है कितने लोग सीखने आएंगे? मेरी तरफ से सब आमंत्रित हैं, बाकी आप टीवी पे भी देख के सीख सकते हो। अगर तब भी रह जाओ तो हमको कॉल करो, हम आके आपके मोहल्ले में सिखाएंगे। कुछ पॉइंट सर कि किस किस तरीके के बचाव होते हैं अगर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है? नहीं, तो पॉइंट्स में जो वनरेबल पॉइंट्स होते हैं, जैसे केमिकल फैक्ट्री है, ये वनरेबल पॉइंट्स को आपको देखना, थोड़ा दूर रहना।
तो ये थे हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा जी, सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर किसी भी तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं इमरजेंसी पीरियड मोड पे, तो उससे निपटने के लिए किस किस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे। लोगों को, आम नागरिकों को उससे निपटने की एक ट्रेनिंग कल शाम को इसी पुलिस ग्राउंड में दी जाएगी और जरूर इसके लिए लखनऊ के सैकड़ों लोग इस ग्राउंड में मौजूद होंगे और तकरीबन 1500 से ज्यादा तादाद में सिविल डिफेंस के लोग, जिला प्रशासन के लोग और पुलिस के लोग मौजूद होंगे। और जरूर एक बड़ा केंद्रीय गृह मंत्रालय से आदेश मिला है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम और ऐसे स्टेट हैं जहां पर कल मॉक ड्रिल होनी है। ब्लैकआउट होने के बाद जब मॉक ड्रिल होगी तो चीजें और भी ज्यादा आसान नहीं दिखती हैं, इसलिए एक सिविल डिफेंस की जो फोर्स है, जिसको एक इससे प्रशिक्षण प्राप्त माना जाता है, उसके द्वारा आम जनमानस को सुरक्षित रहने के लिए एक बड़ी भूमिका निभानी होगी और इसके लिए जरूर कल एक बड़ा अभ्यास लखनऊ के अंदर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। भारत में युद्ध की आशंका को जताते हुए उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार मॉक ड्रिल का अभ्यास हो गया है और लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में कल जिस तरीके से मॉक ड्रिल होनी है उसको लेकर के पूर्वाभ्यास सिविल डिफेंस यूनिट की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ सायरन बजाया जा रहा है और दूसरी तरफ संकेत दिया जा रहा है कि हवाई हमला हो चुका है और हवाई हमले से बचने के लिए क्या कुछ तरकीबें होंगी उसको लेकर के प्रशिक्षण किया जा रहा है और कल इसी प्रशिक्षण को आम नागरिक के सामने पेश किया जाएगा और जरूर एक बड़ा अभ्यास होगा। देखिए, दूसरी तस्वीरें आप आंख में देख सकते हैं कि किस तरीके आग लगी हुई है और आग को बुझाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ तरकीबें अपनाई जा रही है। इस तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे आग को बुझाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर सकते हैं, ये सिविल डिफेंस के लोग सिखा रहे हैं और जरूर ये इस अभ्यास इसलिए ताकि अगर इस तरीके की घटना अगर सही में होती है, इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो उनसे लड़ने के लिए आम नागरिक किस तरीके तैयार होगा, इसको लेकर के एक बड़ा प्रशिक्षण आप देखने को मिल सकता है। और जरूर जाहिर सी बात है कि ऐसे बचाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं और ऐसी तैयारियां करने के लिए सिविल डिफेंस की एक बहुत बड़ी मदद दी जा रही है, जो आम नागरिकों को प्रशिक्षण देगी कि हमले में आप अगर फंसे हुए हैं तो किस तरीके बच सकते हैं, आग अगर लगती है तो उस आग को कैसे बुझा सकते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र को कैसे बचा सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं, ये जरूर इस मॉक ड्रिल में अपनाया जा रहा है। जरूर तस्वीरें साफ हैं कि ये बड़ी मॉक ड्रिल कल लखनऊ में होती दिखाई देंगी और लोगों को बचाने के लिए जरूर एक बड़ा अभ्यास किया जा रहा है और आज से ही पूर्वाभ्यास सिविल डिफेंस के खुद के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि सिविल डिफेंस के लोग कैसे तैयार हैं। तस्वीरों में आप देखिए कैसे एक घायल अवस्था में एक जो व्यक्ति है उसको सिविल डिफेंस के लोग ले जा रहे हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपातकालीन परिस्थितियों में अगर ये परिस्थितियां सामने आती है तो आम नागरिक और सिविल डिफेंस के लोग कैसे निपटेंगे, इस बात का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। और लखनऊ से ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल की जो एक सीमा है वो उसकी कोई हद नहीं है और कितना भी लंबा, कितना ही बड़ा एक ऑपरेशन होगा, उसमें आम जनमानस को कैसे एक राहत की सांस मिलेगी, कैसे एक निजात मिलेगी, उसका एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। और कल न सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में और कई अन्य राज्यों में इस तरीके की मॉक ड्रिल होगी और लोगों को बचाने का काम किया जाएगा। आप साफ तौर से देख सकते हैं ये जो अचेत अवस्था में व्यक्ति पड़ा हुआ है उसको जगाने का, उसको होश में लाने का प्रयास सिविल डिफेंस के लोग कर रहे हैं और जरूर जिंदा करने की कोशिश करें कि कैसे उसमें जान आए, कैसे उसको बचाया जाए और कैसे उसको फिर से उसी अवस्था में लाया जाए जैसे वो अभी कुछ ही घंटे पहले था। तो ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के लोग लगातार इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं और यही एक मॉक ड्रिल कल आम नागरिकों को देने वाली है। तो जरूर ये एक CPR देने का प्रोसेस है जो इस व्यक्ति को अपनी मूल अवस्था में लाएगा और कल ये लखनऊ के अंदर शाम को तकरीबन 6:30 से 7 के बीच में लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित की जाएगी और इस बड़ी मॉक ड्रिल में तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे, जिसमें स्थानीय पुलिस, सिविल डिफेंस, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और आम पब्लिक के लोग होंगे, इस बड़ी मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे। और जरूर अगर कोई आतंकी हमला भारत में होता है तो जरूर इसकी एक बड़ी एक मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी और लोगों को बचाने का एक प्रयास है, जो अभ्यास है वो पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। और देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राजस्थान के 25 जिलों में मॉक ड्रिल होगी, यूपी के 19 जिलों में तैयारी की गई है, हरियाणा के 11 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी और गुजरात के 18 जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के तो देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी, हरियाणा के 11 जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है, गुजरात के 18 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी।
जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। देश भर के 244 जिलों में यह मॉक ड्रिल कल आयोजित होगी। पंजाब के 20 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। उड़ीसा के 12 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। बिहार के 5 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ये प्रमुख जिले हैं देश के जिनमें मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। असम के 19 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। और इस अहम खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जबकि शिव नारायण हमारे साथ देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। देश के 244 जनपदों में मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही। कल ये अलग अलग जनपदों में मॉक ड्रिल होगी। और शिवा, क्योंकि युद्ध के दौरान किस तरीके से बचाव किया जा सकता है ताकि कम से कम जनहानि हो, लोगों को इसके माध्यम से जागरूक किया जाएगा, बचाव के उपाय बताए जाएंगे, तो ये काफी अहम मॉक ड्रिल मानी जा रही है। 1971 के बाद देश में ये पहली बार इस तरीके की मॉक ड्रिल शिवा आयोजित की जा रही है। देखिए मनोज, भारत सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बात को कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी किसी भी स्तर पर तैयार ना हो। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया और देश के 244 डिस्ट्रिक्ट को तय किया कि सिविल डिफेंस के माध्यम से आम नागरिकों को सिखाया जाए कि अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर युद्ध होता है तो उनसे बचने के लिए, एयर स्ट्राइक से बचने के लिए, जमीनी युद्ध पर स्तर बचने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। आज हमने तस्वीरें देखी लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में कि सिविल डिफेंस के लोग, पुलिसकर्मी के अधिकारी, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो तमाम अधिकारी थे वो मौजूद थे और एक दूसरे को सिखाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर बमबारी होती है, एयर स्ट्राइक होती है तो उससे किस तरीके राहत पाई जा सकती है। इस बात का प्रशिक्षण देखिए पहली बार होगा कि किसी युद्ध के लिए अभ्यास सिविल डिफेंस कर रही है। हालांकि हम छोटे छोटे एक रेस्क्यू ऑपरेशंस देखते रहते हैं सिविल डिफेंस के द्वारा। कभी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो उससे राहत बचाव का कार्य होता है, आंधी तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तब सिविल डिफेंस के लोग सामने आकर के लोगों को बचाने का काम करते हैं, या कहीं कोई भीषण अग्निकांड हो जाता है तब उसमें दमकल विभाग के और सिविल डिफेंस के लोग, एसडीआरएफ के लोग, एनडीआरएफ के लोग मिलकर के काम करते हैं। लेकिन एक पहली बार ऐसा होगा कि एक युद्ध की अगर कल्पना अगर आप करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान सिविल डिफेंस के लोगों का होता है। इसलिए सिविल डिफेंस के लोग पहले अपना प्रशिक्षण कर रहे हैं, उसके बाद में आम नागरिकों को बताएंगे कि अगर युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं एयर स्ट्राइक के जरिए या भूमि के जरिए तो कैसे अपने आप को बचाएं और अपने आसपास के एरिया को बचाएं और कैसे उस व्यवस्था पर डैमेज कंट्रोल करें। तो एक बड़ा अभ्यास है और हमें लगता है कि आज जो हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा ये एक उसकी तैयारी हो रही है और कल लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में ये योग पूर्वाभ्यास होगा और लोगों को बताया जाएगा कि अगर किसी भी तरीके से कभी भी आपत्तिजनक कोई भी हमला हुआ, कोई भी आपातकालीन स्थिति बनी तो अपने आप को और अपने आसपास को किस तरीके से बचाएं। निश्चित रूप से अब शिव आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शिव नारायण हमारे साथ देहरादून से लगातार जुड़े हुए हैं। शिव नारायण, पहलगाम हमले के बाद जो सूरत हाल बनी है, अब भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि युद्ध हो सकता है और ऐसे में भारत सरकार की तरफ से लगातार एक तरफ मीटिंगों का दौर जारी है, दूसरी तरफ तमाम एहतियात ऐसे बरते जा रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो कम से कम देश में जनहानि हो, कम से कम ऐसी जगहों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं ताकि कम से कम नुकसान हो। और इसी को देखते हुए मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है सिविल डिफेंस की तरफ से। कल ये मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ये युद्ध में बचाव के लिए, जैसा कि अभी शिवा ने बताया, अपने आप में ये पहली मॉक ड्रिल मानी जा रही है। शिव नारायण जी, मैं बताना चाहूंगा 1971 के बाद में ये पहली मॉक ड्रिल रहा है। जो पहले 1971 में जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे भी सिविल डिफेंस ने आगे आकर के जो जितने भी आम नागरिक थे उनको बचाने का काम किया था। ऐसे ही इस बार अब एक पहलगाम की घटना के बाद में जिस तरीके से एक तनावपूर्ण जो स्थिति बनी हुई है उससे निपटने के लिए यहाँ पे जो सिविल डिफेंस की तरफ से ये तैयारियां की जा रही हैं। कल ये मॉक ड्रिल होगी। अब ये गृह मंत्रालय ने निर्देशित कर दिया है कि सभी जिले, देहरादून की बात करें तो यहाँ पे भी तैयारी हो रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। जो डीएम कार्यालय वहाँ पर ये बैठकें चल रही हैं। हमारी इसी पर जो सिविल डिफेंस डिप्टी कंट्रोलर
हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी हमारी मीटिंगें चल रही हैं, किस तरह की तैयारी होगी उनका हम जो रिपोर्ट होगी हम बाद में आपको सबमिट करा देंगे। इसी के साथ साथ ये सिविल डिफेंस का जो अहम रोल होता है वो आम नागरिक को युद्ध में कैसे बचाया जाए, किस तरीके से उनको युद्ध में जो बचाया जाएगा, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको युद्ध अभ्यास के रूप में देखते हैं कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है या इस तरह के कोई जमीनी युद्ध हो जाता है, अंदर तक पहुंच जाते हैं, तो उसमें आम नागरिक कैसे बचे, ये सारी आम नागरिक कैसे सुरक्षा हो, ये इसी को लेकर के सारी ट्रेनिंग है वो दी जाती है। साथ साथ में बता दूं, देहरादून की बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 9 जगहों पे सायरन लगे हुए हैं, जो कि जैसे एयर स्ट्राइक होती है तो एयर स्ट्राइक के साथ ही वो सायरन बज जाएंगे, और वो सायरन की जो लिमिट है जो उसको एरिया कवर करता है, लगभग 3 किलोमीटर तक सायरन के जो साउंड है वो जाता है, उससे सजग हो जाते हैं कि युद्ध अब की चेतावनी है, युद्ध शुरू हो गया है। तो उसी से पहले ही जो आम नागरिक होते हैं वो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, जो बंकर वगैरह बनाते हैं उसमें चले जाते हैं, सबको प्रशिक्षित किया जाता है कि जिससे कि आम नागरिकों को ज्यादा हानि ना पहुंचे और सब अपने अपने जो बंकर्स बनाते हैं उनमें पहुंच जाएं, या और जो इनके लिए रहने के लिए ठिकाने बनाए जाते हैं जहां पर जाकर के छुप सके और जो युद्ध का है उस पर प्रभाव न पड़े, इसको लेकर के इस तरीके की ये योजना बनाई जाती है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो एयर स्ट्राइक होती है तो उस टाइम पे एक ब्लैकआउट का भी एक सिस्टम होता है। ब्लैकआउट में ये होता है कि वहाँ पे लाइट नहीं जलाएंगे, लाइट जितने भी संबंधित है उस पर लाइट नहीं जलाएंगे, और साथ साथ में ये प्रशिक्षण दिया जाता है जितने भी हमारे प्रतिष्ठित संस्थान है उनको भी बचाया जाएगा। और साथ ही साथ इसके साथ यही बताना चाहूंगा कि जब इससे संबंधित जितने भी विभाग हैं उनके जैसा अग्निशमन हो गया या और भी स्वास्थ्य विभाग हो गया, ये सभी मिलकर के ये एक बैठक आपस में समन्वय बना करके इसकी तैयारियां करते हैं। जी निश्चित रूप से शिवनारायण आप हमारे साथ बने रहिए। शिवा शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवा, एक बार हम फिर आपके पास आते हैं। शिवा, देश में 244 शहरों का चयन किया गया जिसमें मॉक ड्रिल होगी। ये चयन जो है ऐतिहासिक शहर, औद्योगिक शहर के आधार पर हुआ। किन आधारों पर इन शहरों का हुआ है चयन, क्योंकि 19 शहर उत्तर प्रदेश में भी हैं जिनमें मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है? देखिए, इस बात को लेकर के तो मनोज कोई डिस्क्लोज नहीं किया किसी पुलिस अधिकारी ने या एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी ने कि ये 19 जिले ही उत्तर प्रदेश में क्यों चुने गए, लेकिन हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 19 जिले बेहद संवेदनशील हैं और आबादी के क्षेत्र से बहुत बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर मॉक ड्रिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि डीजीपी ने इस बात को सुबेरे साफ कर दिया था कि ये सिर्फ 19 जिले ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी सतर्कता बरती जाएगी और वहां के पुलिस ऑफिसर को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि वो अपने स्तर से अभ्यास करे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय से जो लिस्ट जारी आई है उसमें सिर्फ 19 जिले खाली नाम बताए गए हैं, तो जरूर इन 19 जिलों में पूरी तरीके से जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। लेकिन अपने अपने जिलों में भी पूर्वाभ्यास उत्तर प्रदेश के जो एसपीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो करेंगे। लेकिन जब तस्वीरें कल हम देखेंगे, जब ब्लैकआउट हो जाएगा मनोज 6:30 बजे के बाद में, तो ब्लैकआउट के वक्त यानी अंधेरे के वक्त अगर एयर स्ट्राइक होती है जमीन पर या जमीनी हमला किसी तरीके पर होता है तो आम जनता उस पर रिएक्शन किस तरीके का करेगी। सबसे बड़ी बात है कि आतंकी हमला होने के बाद सबसे ज्यादा ये जरूरी होता है कि आदमी पैनिक हो जाता है। जब आसपास कहीं ब्लास्ट होता है या कहीं कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसमें रिएक्शन बहुत ज्यादा इंसान नहीं कर पाता है। तो इसी बात का जो प्रशिक्षण है वो सिविल डिफेंस के लोग प्राप्त होता है और यही वो सिविल डिफेंस के लोग बताएंगे कि आप पैनिक मत होइए और अपने आप को बचाने के साथ साथ आसपास के लोगों को भी बचाइए। और पैनिक होने के बाद क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाती हैं, इसलिए वो जो सिविल डिफेंस जो प्रशिक्षण प्राप्त है वो लोगों को समझाने का और बताने का और मैसेज स्प्रेड करने का काम करेगी कि कैसे अपने आप को और आसपास के लोगों को बचाना है। बिल्कुल, कैसे अपने आप को और आसपास के लोगों को बचाना है। सिवा इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शिवनारायण, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश भर में 244 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के भी 19 जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही। और अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। गाजियाबाद के लाल कुआं स्थित प्रसिद्ध बीका
नेरवाला रेस्टोरेंट पर बासी और खराब खाना परोसने की शिकायत पर खाद्य विभाग ने 5 मई को छापेमारी की है। शिकायतकर्ता महिला ने 20 अप्रैल को ठंडा और बदबूदार खाना परोसे जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आज जांच के दौरान रेस्टोरेंट की रसोई में गंदगी और गंदे बर्तन पाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके से फूड सैंपल एकत्रित किए हैं और कार्रवाई की है। प्रक्रिया शुरू की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। नमस्कार, मैं देव वर्मा, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। अमूमन लोग जब हाईवे पर निकलते हैं तो वो ये सोचकर रुक जाते हैं कि कहीं कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहां पर बैठकर कुछ खाया जाएगा। देश की जानी मानी रेस्टोरेंट बीकानेर वाला, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद है। बीकानेर वाला, वहां पर एक महिला रुकती हैं, उन्होंने वहां पर कुछ खाने के लिए लिया गया और उसे खाने के बाद जो है वहां पर उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। उनके पति जो कि उनके साथ थे वो तुरंत ही जो है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मुख्य कारण फूड पॉइजनिंग का मिलता है। पीड़ित महिला हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाया और खाना खाने के बाद जो है उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। जान लेते हैं क्या है पूरा मामला, उनसे क्या हुआ था उनके साथ। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अपूर्वा चौधरी है। अपूर्वा जी, रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ गई है, क्या है? ऐसा था कि 20 अप्रैल को हम यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ हम यहाँ डिनर करने आए और डिनर हमने ऑर्डर किया, सब कुछ किया। तो पहली बात तो कि जो सैलेड था वो धुला हुआ बिना छिले हुए था। फिर उसके बाद जो भी सब्जी और इन्होंने ये किया वो सारी ठंडी थी। और जो चने थे, जब मैंने एक चम्मच उठाया तो वो बिल्कुल उसमें से लेस निकल रही थी। तो मैंने इसकी कंप्लेन की, जो यहाँ पर थे उनसे मैंने बात की। पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब एक्सेप्ट किया तो फिर वो मुझसे ये कहने लगे कि आप मैम बिल मत दो, आप ऐसे ही चले जाओ, हम आपको ये माफ़ करते हैं। तो मुझे ये उचित नहीं लगा, मैंने इनको बिल इनका पे किया। लेकिन उसके बाद जब मेरे साथ ऐसा हुआ है, इतना बड़ा एक आउटलेट है ये, तो मैंने इसकी कंप्लेन लखनऊ की फिर। अच्छा, उसके बाद जो है आपने फूड सेफ्टी में जो है कंप्लेंट भी करी और उसके बाद के आगे क्या हो रहा है अभी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है फूड सेफ्टी वाले भी आए हैं, यहाँ पर जो है जिस तरीके से इंस्पेक्शन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। मैंने कंप्लेन की लखनऊ, फिर फूड इंस्पेक्टर जो इधर के हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे बातें पूछी कि मैडम क्या हुआ था, आपको क्या परेशानी हुई। तो मैंने कहा सर, मैंने उनको पूरी बात बताई जैसे मैंने आपको बताई। तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि क्या आपको कुछ इसके चलते कोई शरीर में दिक्कत आई। तो मैंने कहा सर, मुझे उसी दिन यहाँ से निकलने के बाद आधे घंटे के बाद मैंने घर भी नहीं पहुँची थी तो मुझे उल्टी हुई, एक रास्ते में ही हुई, फिर घर जाते जाते मुझे 2 उल्टी हुई, तो मेरी कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ गई। हॉस्पिटल का पर्चा है, रामानुज हॉस्पिटल के नाम से है, ये आप देख सकते हैं पर्चा, जो कि इनके डिस्क्रिप्शन का है, जो डॉक्टर ने इन्हें लिखा था फूड पॉइजनिंग होने के बाद। अब ये आप समझ सकते हैं, अमूमन लोग ये सोचते हैं कि रेस्टोरेंट में बैठने के बाद जो है खाना अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो है इनके साथ ये समस्या का सामना करना पड़ा होगा। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज इंडिया। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। कानपुर स्थित जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज ट्रांसप्लांट चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने महानिदेशालय को एक पत्र भेजकर किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही ब्रेन डेड मरीजों के अंगों के उपयोग में लाकर जरूरतमंद मरीजों का उपचार करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि यह पहल न सिर्फ गंभीर मरीजों को जीवन दान देगी, बल्कि मेडिकल कॉलेज को उच्च स्तरीय ट्रांसप्लांट सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में भी ये अहम साबित होगी। अनुमति मिलने के बाद कॉलेज में ट्रांसप्लांट की तैयारियों को तेजी से अमल में लाया जाएगा। हम लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि हम लोग अब ट्रांसप्लांट की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज धीरे कॉर्निया ट्रांसप्लांट पहले से ही हमारे यहाँ होता था, तो अब हम लोग हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। लेकिन साथ में एक ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर भी हम बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेड इंजरी कई पेशेंट आते हैं जो ब्रेन डेड होते हैं। तो ब्रेन डेड पेशेंटों में अमूमन काउंसलिंग करके अगर उनके परिवार वाले तैयार हो जाते हैं तो उनमें चूंकि पेशेंट का ब्रेन डेड होता है तो वो खाली हार्ट काम कर रहा होता है, तो ऐसा पेशेंट हमेशा बेड रिडन होता है।
या वेंटिलेटर के मशीनों के माफिक जिंदा रहता है। तो ऐसे पेशेंटों में अगर उनके परिवार वाले कहीं कि जैसे परिवार वाले तैयार हो जाते हैं कि भाई अब उनके जो प्रियजन नहीं रहे, लेकिन बट समाज के लिए वो लोग उसके ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां योगी सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा महोत्सव कराने का निर्णय लिया है। दुधवा महोत्सव नवंबर में होगा। यह प्रदेश का पहला आवासीय सांस्कृतिक एवं वन्यजीव महोत्सव है। 3 दिवसीय महोत्सव 2025 न सिर्फ प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और जैविक समृद्धि का उत्सव होगा, बल्कि यह पर्यटकों को जंगल की गोद में प्रकृति से जुड़ने और थारू संस्कृति को करीब से जानने का मौका भी देगा। साथ ही देश की जानी मानी हस्तियों द्वारा परफॉर्मेंस भी यहां दी जाएगी। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश को बहुआयामी पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए नवंबर में 3 दिवसीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें 2000 से अधिक पर्यटक शामिल होंगे। महोत्सव का केंद्र सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक दृश्य, ग्रामीण पर्यटन, थारू जनजाति की विरासत, उनका खान पान, हस्तशिल्प, औषधीय ज्ञान और जीवन शैली होगा। इस दौरान पर्यटक कैंपिंग की सुविधा का लाभ भी उठा सकेंगे। इसके लिए 3 श्रेणियों में 200 से अधिक टेंट्स स्थापित किए जाएंगे। वहीं स्थानीय थारू परिवारों के साथ होम स्टे की भी सुविधा दी जाएगी, जिससे पर्यटक ग्रामीण जीवन का वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा पर्यटक वन्यजीव सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। इस दौरान गाइडेड टूर के साथ दुधवा के जैव विविधता को देखने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, महोत्सव में देश की जानी मानी हस्तियां, शास्त्रीय लोक और ग्लोबल बीट समेत अन्य परफॉर्मेंस देंगे। इसे 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसमें मेन स्टेज, टेक्नो स्टेज और फोटोग्राफी एंड लाइफ स्टाइल जोन शामिल है। ये मंच न सिर्फ संगीत प्रेमियों और युवाओं को लुभाने बल्कि प्रकृति, फोटोग्राफी और जीवन शैली के शौकीनों को भी एक यादगार अनुभव प्रदान करेंगे। भालू टाइगर को दौड़ा। उत्तर प्रदेश में तराई के जंगलों में दुधवा एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर किशनपुर, पीलीभीत, दुधवा, कतरनिया घाट, ये एक पूरी स्ट्रेच है और इसमें अक्सर लोगों को टाइगर की साइटिंग होती है। तो यह बाघ पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है। मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके वे संरक्षक और अध्यक्ष भी हैं। तो उस बोर्ड के माध्यम से अब हम इको टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। जैसे युवाओं को आकर्षित करने के लिए युवा पर्यटन क्लब हैं, उनके द्वारा विजिट कराया जा रहा है। विस्टा डोम जो वहाँ पर एक रेलवे ट्रैक पर चलाई जाती है, कल ही हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजा था और उन्होंने बड़े अच्छे से सैर किया, उसका आनंद उठाया। अब हम नए प्रयोग करते हुए वहाँ पर एक बड़ा फेस्टिवल। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कुशीनगर से है, जहां हनुमानगंज थाना क्षेत्र के बोधी छापर गांव से निकली सचिन कुमार यादव की बारात दरगौली डोमर छपरा जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक बालू लदी ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली ने गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी खेत में पलट गए और उसमें बैठे 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 लड़कियां और 3 युवक शामिल हैं। दूल्हा भी हल्के रूप से घायल हुआ, पर दूसरी गाड़ी से बारात रवाना की गई। शादी की रस्में पूरी हुई। 2 युवतियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां जिले के कासिमाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम सभा कादीपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि योजना के तहत कागजों में 142 मजदूरों की हाजिरी दर्ज कर दी गई, जबकि मौके पर मात्र 70 मजदूर ही कार्य करते पाए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि योजना के तहत फर्जीवाड़ा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने पर खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार राय ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और जांच कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मुझे अवगत कराया गया इसके बारे में। मैं अभी वहाँ के GRS को और TA को बुला करके इसकी सत्यता की जाँच करके और रिपोर्ट दे दी जाएगी। और ब्लैक के लगभग कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर इस तरह का फर्जीवाड़ा आए दिन देखने को मिलता है। अभी तक मेरे इंस्टेंस में नहीं आया है, जो आएगा मैं तत्काल कार्रवाई करता हूँ।
तत्काल स्पॉट पे पहुंचता हूं। आपने कहा 1 घंटे बाद मैं स्पॉट पे पहुंचूंगा और स्थिति का वो अवलोकन करके आकलन करके मैं इसको बताऊंगा। अगर इसमें कोई वो लिप्त पाया गया इस तरह के कृत्यों में तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए मैं उच्च अधिकारियों को पत्र संदर्भित कर दूंगा। खबर बागपत से है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बागपत में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने की है। यह आयोजन आंतरिक परिवाद समिति की क्षमता निर्माण के साथ साथ कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न, उसके निवारण, प्रतिषेध और प्रतिदोष की जानकारी को लेकर किया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र स्थित आचार्य ताराचंद्र महाविद्यालय में चल रही बीए की परीक्षा के दौरान नकल कराए जाने का लाइव वीडियो वायरल हो गया। हैरानी की बात यह है कि नकल बोल बोल कर कराई जा रही थी, जिसे किसी ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि परीक्षा कक्ष में न तो कोई सख्ती थी और न ही निगरानी, जिससे परीक्षार्थियों को खुलेआम नकल का करने का मौका मिला। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा था और परीक्षाएं किस निगरानी में संचालित हो रही थी। खबर बरेली से है। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की है। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना अधिक रहती है वहां चौकियां बनाकर आवश्यक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। कल हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें सीडीओ साहब, सभी हमारे एसडीएम, तहसीलदार, सिंचाई विभाग के अधिकारीगण, आपूर्ति विभाग के और अन्य महत्वपूर्ण जो विभाग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उन सभी को बैठक बुलाई गई थी कि बाढ़ के समय में बाढ़ आती है तो हमें किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ सकता है, हमें कौन कौन सी अभी सी तैयारियां करनी है और जिससे कि हम बाढ़ के समय कम से कम जो आपदा आएगी उसका हम न्यूनतीकरण कर सकें। अगली खबर मेरठ से। मेरठ परिक्षेत्र के एडीजी भानु भास्कर ने आज बुलंदशहर में मॉक ड्रिल तैयारियों को लेकर व्यापक निरीक्षण किया। देश भर में चल रही मॉक ड्रिल को देखते हुए उनका यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। एडीजी ने एसएसपी कार्यालय समेत सभी संबंधित शाखाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि आपदा या आपात स्थिति में समन्वय सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ पे आज बुलंदशहर सभी जनपदों में एक ग्राउंड लगा के जो हमारी तैयारी है उसके संबंध में जो है निरीक्षण किया जा रहा है और सभी अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। उसी के क्रम में आज बुलंदशहर जनपद भी आया और बुलंदशहर जनपद आने के बाद से यहाँ सभी अधिकारियों से बात की जा रही है। सभी शाखाओं को देखा जा रहा है और शाखाओं में जहाँ अच्छे काम है वहाँ लोग को पुरस्कृत करने की बात है और जहाँ पे कुछ कमियाँ हैं उसमें सुधार करने की बात है। साथ में जो अभी तैयारियां चल रही हैं, जो सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं, जो होमगार्ड्स की तैयारियां हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा की तैयारियां हैं, उसकी भी समीक्षा की जा रही है ताकि रिहर्सल में भी हम लोग सभी प्रकार के जो रिहर्सल कराने हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस को लेके जो रिहर्सल कराने हैं उसमें भी पूरी तरह से हमारी तैयारी पुख्ता रहे। तो उसके संबंध में भी सभी थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी और जितने जनपद के अधिकारी हैं उनसे बैठ के इस पर वार्ता की जाएगी और चर्चा की। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में आज अहम निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 15 मई 2025 से सभी विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी और 15 जून 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना और कर्मचारियों के प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप स्थानांतरण सुनिश्चित करना है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।